एपिसोड 291 स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के भव्य सुसज्जित कमरे में एक लंबा आकर्षक रूपवान व्यक्ति जिसकी तीखी आंखों पर काले घेरे थे डिस्प्ले स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए था। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष आरोन मनोरंजन उद्योग के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते थे। मनोरंजन उद्योग में उनका प्रभाव निर्विवाद था, एक सच्चे पावरहाउस जो एक ही कॉल से करियर बना या बिगाड़ सकते थे। फिर भी आज उसकी छुट्टी होनी चाहिए थी, अपनी व्यस्त दुनिया के दबावों से मुक्ति पाने का एक दुर्लभ अवसर। लेकिन उसके सामने स्क्रीन पर फैलती अराजकता ने उसकी शांति की सारी उम्मीदें छीन ली थीं और भोर में ही उसे अचानक जगा दिया। सोशल मीडिया पर छा रही बदनाम सुर्खियों को देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह गुस्से से चिल्लाया, ये क्या बकवास है? क्या इन लोगों के पास करने को कुछ और नहीं है? जब वह इंटरनेट पर आ रही जहरीली टिप्पणियों और उपहासपूर्ण मीम्स को पढ़ रहे थे तो उनकी आवाज में घृणा और क्रोध का मिश्रण था। पास ही खड़ी उनकी तेज तर्रार सेक्रेटरी जीना ने अपनी बाहें क्रॉस करके एक थकी हुई सांस छोड़ी। बेरोजगारी अपने चरम पर है, उसने बेतुके अंदाजों की ओर इशारा करते हुए रूखेपन से कहा। लगता है सबको कोई नया शौक मिल गया है। एरन की भौहें तन गईं। क्या आपने मीडिया से संपर्क करके उन्हें ये बकवास बंद करने को कहा? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मैंने कहा था सर, लेकिन वे टस से मज नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरों से अच्छी तरह से खाना और पैसा मिल रहा है ताकि वे इसे जारी रख सकें, जीना ने जवाब दिया। उसकी आवाज में निराशा का भाव था। आरोन का जबड़ा कस गया जब उसने इसके निहितार्थ पर विचार किया। ये वही औरत होगी, सूरी की सौतेली माँ, उसने लगभग अपने आप से ही बुदबुदाया। पिछले कई सालों में सूरी ने ऐसे दुश्मन बना लिए हैं जो हमारी वजह से कभी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन अब क्यों? सूरी सिर्फ एक अभिनेत्री या स्टारलाइट के कलाकारों की सूची में शामिल एक चेहरा भर नहीं थी। सालों पहले उन्होंने इस कंपनी में अरबों डॉलर का निवेश किया था और इसे एक संघर्षरत स्टूडियो से उद्योग के सबसे सम्मानित दिग्गजों में से एक बना दिया था। उनका प्रभाव इसकी नींव में गहराई से समाया हुआ था और आदि मालिक होने के नाते वह कंपनी की सफलता की कुंजी और रणनीतिक दिमाग दोनों थीं। उनके द्वारा अर्जित सम्मान ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी निर्देशक, निर्माता या प्रतिद्वंद्वी उन्हें आसानी से धमका न सके और दूर ही रहे। उनकी सार्वजनिक छवि के बावजूद पर्दे के पीछे उनके नियंत्रण की वास्तविक सीमा को बहुत कम लोग जानते थे और उन्होंने हमेशा उनकी शक्ति को कम करके आंका था। गिना, मैं इस गड़बड़ी में शामिल सभी लोगों की सूची अपनी मेज पर चाहता हूँ, खासकर हमारी टीम के सभी लोगों की, आरोन ने दांत पीसते हुए कहा। और जनसंपर्क और सुरक्षा टीमों को जवाब तैयार रखने को कहो। हम उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देंगे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका फोन जोर से बज उठा। जीना ने स्क्रीन पर नजर डाली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं सूरी हूं, उसने जल्दी से कॉल को वीडियो फीड से कनेक्ट करने के बाद कहा। स्क्रीन टिमटिमा उठी और सूरी का चेहरा सामने आ गया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वीडियो के ऊपर भी एरॉन उसके गुस्से की तीव्रता को महसूस कर सकता था, जिससे उसे उसके गुस्से के लिए खुद को तैयार करते हुए निगलने पर मजबूर होना पड़ा। क्या तुमने देखा कि क्या हो रहा है? उसकी आवाज सर्दियों की हवा की तरह ठंडी थी। हारून का चेहरा उतर गया। हाँ सूरी, माफ करना कि मैंने पहले अपनी बात नहीं रखी। कौन जानता था कि ये गिद्ध आधी रात को हमला करेंगे। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द काम पूरा करने और तुम्हारा नाम साफ करने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिरकार हम किसी को भी तुम्हारे नाम पर दाग या कलंक नहीं लगाने देंगे, एरन ने दृढ़ता से कहा। बगल में खड़ी जीना ने भी सहमति में सिर हिलाया। सूरी कुछ पल चुप रही, उसकी निगाहें स्थिर थीं। फिर अप्रत्याशित रूप से उसके होंठों पर एक फीकी, रहस्यमयी मुस्कान आ गई, जिससे आरोन और जीना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उन्हें किसी बुरे पूर्वाभास का आभास हो गया था। जाने भी दो, एरन और जीना दोनों चौंक गए और पलकें झपकाईं। क्या? एरन हकलाया। सूरी, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। हम इसे ठीक कर सकते हैं। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर साल घोटाले सामने आते हैं। हम इसे संभाल सकते हैं। नौसिखिए की तरह व्यवहार मत करो। अरे अब तुम दोनों शांत हो जाओ। तुम कुछ गलतफहमी में हो। मैंने हार नहीं मानी है। सूरी की मुस्कान तो बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट चमक थी। मैं रिटायर होने जा रही हूँ। हारून का चेहरा पीला पड़ गया। सेवानिवृत्त? क्यों? उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, भय से भरी हुई। उसने अपनी लार निगल ली और सोचा कि अगर वह सेवानिवृत्त हो गई तो उनका क्या होगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ, सूरी ने सरलता से उत्तर दिया। उसकी आवाज स्थिर लेकिन अडिग थी। लेकिन ये तुम नहीं हो। तुमने इससे भी बदतर लड़ाइयां लड़ी हैं। अब क्यों?
एरॉन के स्वर में एक हताशा सी थी, उसके जाने का ख्याल ही उसके अंदर एक डर पैदा कर रहा था। सूरी की निगाहें ठंडी हो गईं और उसका चेहरा दृढ़ हो गया। उन्हें जो कहना है कहने दो, कंपनी चलाने पर ध्यान दो और हमारी दीवारों के भीतर के गद्दारों से निपटो। बस इतना ही। आप मेरे सपने को जानते हैं। मैंने जिंदगी भर के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है और मेरा निवेश चलता रहेगा और मुझे पैसे देता रहेगा। अब मैं बस यही चाहता हूं कि सारी परेशानियों से दूर एक सुकून भरी जिंदगी जीऊं। सूरी रुकी और स्क्रीन के पार उन दोनों को देखने लगी। अध्याय का आनंद लें। मुझे आशा है कि आप दोनों मेरे निर्णय का सम्मान करेंगे। और इससे पहले कि एरन जवाब दे पाता, कॉल कट गई और वह और जीना स्तब्ध होकर खाली स्क्रीन को देखते रह गए। एरन अपनी कुर्सी पर वापस धंस गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। क्या जो अभी हुआ यह अविश्वसनीय है। गिना ने अभी भी आंखें फाड़े हुए धीरे से सिर हिलाया। यह अविश्वसनीय है। लगता तो यही है। वह वास्तव में उन्हें बात करने देगी। दोनों सहमे और हैरान एक दूसरे को देखते रहे। एक ऐसी महिला के लिए जो जरा सी भी उकसावे पर पलटवार करने के लिए जानी जाती है, सूरी का यह अचानक पीछे हटना उनके लिए पहले कभी नहीं देखा गया था। फिर भी यह हार मानने जैसा नहीं लग रहा था। उन्होंने इसे उसकी आंखों में देखा था और यह कोई सोची समझी योजना नहीं थी, बल्कि वह बस थकी हुई लग रही थी। वे दोनों उसे वर्षों से जानते थे और जानते थे कि उस शांत, सुंदर मुस्कुराते चेहरे के अलावा भी उसे संघर्ष करना पड़ा था। अपने संघर्षों को छिपाना और खुद को ठीक दिखाने का दिखावा करना बस एक दिखावा था। उन्होंने इंडस्ट्री में किसी और से ज्यादा मेहनत की। बिजनेस पर उनकी पैनी नजर थी और अच्छी फिल्मों और ड्रामा में निवेश करने का हुनर था। उन्होंने उन चीजों में निवेश किया था जिनसे दूसरे बचते थे, और उनकी मेहनत हमेशा रंग लाए। ये सब सोचते हुए एरन ने अपना सिर रगड़ा और आह भरी। लगता है उसके बिना हमारे लिए चीजें कठिन हो जाएंगी। हाँ, हमें निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति की कमी खलेगी, जीना ने सहमति जताते हुए कहा। जैसे ही कॉल खत्म हुई, सूरी ने आह भरी और महसूस किया कि उसके गले में दो गर्म कोमल हाथ सरक रहे हैं। एक पल बाद उसने महसूस किया कि अमन का चेहरा उसके कंधे से सट गया है। उसकी बाहें उसे ऐसे खींच रही हैं जैसे वो उसका सबसे प्यारा सहारा हो। अब ये क्या है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। कुछ मिनट भी अलग नहीं रह सकते। अमन हंसा। उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसने उसकी खुशबू ली। जब एक आदमी की पत्नी इतनी खुशबूदार और कोमल हो तो वह क्या कर सकता है? उसकी निगाहें शरारत से चमक रही थीं और वह उसके चेहरे पर चंचल भूख देख सकती थी, जैसे वह उसकी और भी अधिक निकटता चाहता हो। सूरी मुस्कुराए और उसके गालों की रेखा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर एक हल्का सा चुंबन दिया और हंसी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अधिकार जताते हो। अध्याय अनुभव। अमन का चंचल भाव बदल गया। उसकी आंखें एक गहरी चमक के साथ सिकुड़ गईं। तुमने अभी तक इसका पूरा रूप नहीं देखा है। उसकी नजरों की तीव्रता में आए इस बदलाव ने उसे रोमांचित कर दिया। लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसके स्वर में एक तीखापन आ गया। सूरी, बताओ तुम ये सब कैसे संभालना चाहती हो? सूरी ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं, फिर जवाब देने से पहले रुकी। सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? कभी कभी पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। जरूरी नहीं कि हर निकास भव्य हो। उसने उसे गौर से देखा, मानो कोई छिपा हुआ जवाब ढूंढ रहा हो। क्या तुम सच में यही कहना चाहती हो? उसने आंखें नीची कर ली, इस सब का बोझ महसूस करते हुए। मैं बस थक गई हूँ अमन। दिखावे से थक गई हूँ, खुद को साबित करने से, खुद का बचाव करने से, जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सब बहुत थका देने वाला है। अमन ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई। उसकी नजरें उसके चेहरे पर हल्के से जोर दे रही थीं। तुम्हें हर समय सख्त रहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ खुलकर बात कर सकती हो सूरी। मैंने तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखा दी हैं, तो मुझे अपनी कमजोरियां दिखाओ। हर समय मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर सूरी को अपने अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट लीं और अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया और खुद को उसकी गर्माहट में डूबने दिया। मुझे अफवाहों की परवाह नहीं, वह बुदबुदाए। लेकिन जब वे मेरी माँ का अपमान करते हैं तो बहुत दुख होता है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर उन्हें पता होता कि वे क्या कह रहे हैं तो उनका दिल टूट जाता। उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, थोड़ी सी भर आए। और लोमड़ी की बेटी कहलाना, ये बर्दाश्त करना मुश्किल है। अमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी पीठ को धीरे धीरे सुकून देने वाले गोल गोल घुमाते हुए उसके दर्द पर विचार किया। वह जानता था कि उसके पास उसकी आलोचना करने वालों को चुप कराने की, और अगर वह चाहे तो इन अपमानों को मिटाने की शक्ति है। लेकिन वह सोच रहा था कि क्या ये सही तरीका है? क्या इससे उसके गहरे जख्म भर जाएंगे? सूरी,
वह आखिरकार धीरे से बोला, मैं ये सब गायब कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी होगी। उसकी बात सुनकर वह चौंक कर अपना सिर उठाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम बाकी सब साफ कर सकते हैं, लेकिन आपके पिता के नाम से जुड़े आरोप को नहीं। इसके लिए हमें उन तक पहुंचना होगा। सूरी ने ये सोचकर भौहें सिकोड़ लीं। दरअसल वह जानती थी कि अगर वह उसे फोन कर दे तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे उस आदमी की मदद पर निर्भर नहीं रहने देना चाहता था। उसकी हिचकिचाहट देखकर अमन मुस्कुराया, अगर तुम उसे फोन भी करो तो भी वह फोन नहीं उठाएगा। तुम्हारा क्या मतलब था? सूरी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्योंकि तुम्हारे पिता की ओर से एक जासूस है जो सभी संचार को अवरुद्ध कर रहा है। सूरी को कुछ एहसास हुआ, फिर उसने अमन की ओर देखा, तो अब हम क्या करेंगे? अमन मुस्कुराया और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ गई। मेरे ससुर से मिलने का समय हो गया है। अंडस्को कुछ घंटे बाद अमन ने बिना देर किए तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। जितनी जल्दी वे इस मामले को संभाल लेते उतना ही अच्छा होता। सूरी, मेरे माता पिता का ख्याल रखना। बिल्कुल, उसने जवाब दिया। अगर तुमने नहीं पूछा तो भी वे मेरे ही हैं। सूरी देख रही थी कि अमन जाने की तैयारी कर रहा है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। उसने आगे बढ़कर उम्मीद जताई कि शायद वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। अमन उसकी ओर मुड़ा, उसकी नजरें दृढ़ लेकिन कोमल थीं। इस बार नहीं सूरी, मुझे ये अकेले ही करना है। उसने विरोध करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त किया और हल्की सी मुस्कान दी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं संभाल लूंगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह मुड़ा और इंतजार कर रहे जेट की ओर चल पड़ा। उसका कोट हवा में लहरा रहा था। कुछ ही पल बाद इंजन जोर से चलने लगे और जेट सीधे ग्रेट रॉयल लग्जमबर्ग की ओर उड़ चला। बैरेट एस्टेट के विशाल अध्ययन कक्ष में नथानियल बैरेट अकेले बैठे थे, अपनी चमड़े की कुर्सी पर पीछे की ओर झुके हुए, अपने सिगार के धीमे धीमे चिंतनशील कश ले रहे थे। धुआं उनके चारों ओर आलस से घूम रहा था, जिससे कमरे में तंबाकू की हल्की सी गंध फैल रही थी। उनकी निगाहें दूर गहरे विचारों में डूबी हुई थीं, क्योंकि वे अपने परिवार की विरासत के बोझ और हाल ही में उनके आसपास पनपने लगी परेशानियों के बारे में सोच रहे थे। अचानक एक दस्तक ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। उसने ऊपर देखा तो उसकी सचिव अंदर आए। उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया था। तनाव भांपकर नथानियल ने भौहें चढ़ाईं। क्या हो रहा है सर? सचिव हकलाते हुए बोला। कोई आपसे मिलने आया है, लेकिन उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। नथानियल ने ठंडे स्वर में हाथ हिलाकर टाल दिया। मेरे पास अचानक आने वाले मेहमानों के लिए समय नहीं है। उससे कहो कि वह भी बाकियों की तरह अपॉइंटमेंट ले ले। सचिव आज्ञा मानने को तैयार होकर झुके, लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार आवाज गूंजी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आवाज ने नथानियल को झकझोर दिया, और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके अध्ययन कक्ष के दोहरे दरवाजे धड़ाम से खुल गए। धुएं और धूल के बीच उसने एक लंबे कद का व्यक्ति देखा जो प्रभावशाली अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। उसके पीछे गलियारे में पहरेदारों के शव पड़े थे, जो दर्द से कराह रहे थे और उठने की कोशिश कर रहे थे। नथानियल का जबड़ा उस नज़ारे को देखकर कस गया। उसका दिल अविश्वास से धड़क रहा था। उसके पहरेदार बहुत प्रशिक्षित थे, फिर भी इस आदमी ने उन्हें ऐसे भगा दिया मानो वे कोई मामूली सी परेशानी हो। भला ऐसी ताकत किस में हो सकती है? तुम कौन हो? नथानियल ने पूछा। उसकी निगाहों में क्रोध और सावधानी झलक रही थी। नथानियल की प्रतिक्रिया से विचलित हुए बिना वह आदमी मुस्कुराया। वह एक कदम और आगे बढ़ा। उसके हाव भाव से आत्मविश्वास और गर्व झलक रहा था। उसकी नजरें नथानियल से हटी ही नहीं। ससुर जी, उसने उपहास से भरे स्वर में कहा, क्या आप अपने प्यारे दामाद का स्वागत ऐसे करते हैं? नथानियल के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? वह हौंकते हुए बोला। उसकी उंगलियों में पकड़ा सिगार फिसलकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ घंटे पहले जेट का इंजन गर्जना करता रहा और फिर धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे ही वह चिकना विमान लग्जमबर्ग हवाई पट्टी पर आसानी से उतरा। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजे खुले और अमन इतनी शांति से सीढ़ियों से नीचे उतरा कि उसके भीतर उठ रहे तूफान का कोई जवाब नहीं था। इंतजार कर रहे काफिले के पास पहुंचते हुए उसके चेहरे पर कठोर भाव थे। उसकी आंखें ठंडी और अटल थीं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने अपना ईयरपीस चालू किया और पुष्टि के लिए ऑरोरा को पुकारा। ऑरोरा, उसने तीखी आवाज में कहा, मुझे मेरे इस कथित ससुर से मिलवा दो। मैं उनसे मिलने का समय चाहता हूँ।
ऑरोरा के स्वर में व्यंग्यात्मक मनोरंजन का भाव था जब उसने जवाब दिया, क्या आप अपनी ससुराल जाने वाले हैं या मिस्सूरी के पिता के घर पर छापा मारने वाले हैं, सर? अमन के होंठ बमुश्किल फड़के। ये तो वही बात है। अगर वह अपनी बेटी से प्यार करने का दावा करते हुए उसकी इज्जत भी नहीं बचा सकता तो उस घर का कोई मतलब ही नहीं है। वास्तव में मैंने पहले ही संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है, ऑरोरा ने कहा, लेकिन कोई सिग्नल को रोक रहा है। अमन की नजरें धुंधली पड़ गईं। मैं समझ गया। आखिरी सीढ़ी से उतरते हुए उसने बुदबुदाया और उसके पहरेदारों ने उसे तुरंत घेर लिया। बाहर एक काफिला इंतजार कर रहा था जबकि जेट इंजन पूरी तरह से बंद हो गया था। हवाई अड्डे पर मौजूद दर्शक आपस में बुदबुदाते हुए सोच में पड़ गए कि आखिर नोवाया डे रिच कौन सा व्यक्ति आ रहा है। उन्होंने गार्डों से घिरे अमन को देखा लेकिन ठीक से याद नहीं कर पाए कि वह कौन था। कुछ लोग तो उसकी तस्वीरें लेने के लिए दौड़ पड़े लेकिन अमन के गार्डों ने उन्हें तुरंत रोक दिया। इस बीच अमन ने शोरगुल को चीरते हुए ऑरोरा को कमान सौंपी। ऑरोरा, स्थानीय काम निपटाओ। अब समय आ गया है कि हम अपनी कुछ ताकतें दिखाएं। इसके साथ ही काफिला तेजी से आगे बढ़ गया। सड़कों पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलती हुई शानदार गाड़ियों का बेड़ा उनके सुरक्षाकर्मियों के एक दल के साथ चल रहा था। अंततः वे बैरेट एस्टेट के पास पहुंचे, जो ऊंचे लोहे के दरवाजों और सुरक्षा की एक भव्य दीवार के पीछे स्थित एक प्रभावशाली हवेली थी। जैसे ही अमन अपने साथियों के साथ बाहर निकला, उसके चेहरे पर शांत लेकिन बेहद ठंडी अधिकार की झलक थी। दो बैरेट गार्ड तुरंत उसके पास आए और उसका रास्ता रोक दिया। उनमें से एक ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया, तुरंत रुक जाओ। ये संपत्ति निजी संपत्ति है। अपना व्यवसाय बताएं। अमन की आवाज ठंडी थी जब उसने जवाब दिया, मैं अमन हूँ, जल्द ही मिस्सूरी का पति बनने वाला हूँ। मुझे अंदर जाने दो। पहरेदार अविचलित रहे, उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। हमें मिस्टर बैरेट के सख्त आदेश हैं। बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश वर्जित है। अमन की आंखें सिकुड़ गईं, उनमें एक इस्पाती चमक उठी। मेरी सर नथानिएल से पहले ही बात हो चुकी है। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? माफ कीजिए महोदय, लेकिन हमारे पास कोई पूर्व सूचना नहीं है, गार्ड ने संयमित स्वर में उत्तर दिया। अमन ने अपने आदमियों को स्थिति संभालने का संकेत देने से पहले गार्डों पर एक आखिरी नजर डाली। उसकी उंगलियां उसके ईयरपीस से टकराईं। ऑरोरा, क्या वे अंदर किसी से संपर्क कर रहे हैं? थोड़ी देर रुकने के बाद ऑरोरा का शांत जवाब आया, जी सर। लगता है उनमें से कोई मिस रेना को आपके आने की खबर दे रहा है। अमन की आवाज धीमी होकर एक जानलेवा फुसफुसाहट में बदल गई, उसे रोक दो। ऑरोरा की मुस्कुराहट उसके जवाब में लगभग सुनी जा सकती थी, जैसी आपकी मर्जी। जल्द ही अमन कार से बाहर निकला। उसका चेहरा शांत था, फिर भी बहुत ठंडा था, जो आने वाले तूफान की एक सूक्ष्म चेतावनी थी। उन गार्डों की अनदेखी करते हुए जिन्होंने उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया था, वह आगे बढ़ता रहा। उसका प्रत्येक कदम धीमा और सोच समझकर उठाया जा रहा था, जो उसके चारों ओर बन रहे तनावपूर्ण माहौल के बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, बैरक गार्डों की एक नई टोली नाकाबंदी करने के लिए आगे बढ़ी। उनकी राइफलें उठी हुई थीं और आंखें दृढ़ थीं। उनमें से एक चिल्लाया, रुको वरना हम। लेकिन अमन की शांत अटल निगाहों ने उसके शब्द काट दिए, जो उसे बेफिक्र आगे बढ़ रही थी। हालांकि गार्डों ने हिचकिचाहट के बावजूद गोलियां चला दीं। तभी अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई, क्योंकि गार्डों ने अपनी जगह पर बने रहने की कोशिश की, जबकि अमन के गार्डों ने भी उसी तरह जवाब दिया। उनकी गतिविधियां ठंडी और सोची समझी थीं। जब बैरक के गार्डों ने अपने हथियार उठाने शुरू किए, अमन के गार्ड छाया की तरह आगे बढ़े और तुरंत उसे बचाने के लिए कार्रवाई में जुट गए। जैसे ही पहली गोली चली, उसकी आवाज एस्टेट के मैदान में गूंज उठी, लेकिन गोलियां नीली रोशनी के साथ चमकने से पहले एक अदृश्य दीवार से टकराती हुई प्रतीत हुईं और बेकार होकर जमीन पर गिर गईं। जब अमन के गार्ड वहां से चले गए, तो उन्होंने उसके चारों ओर एक चमकदार प्लाज्मा ढाल तैनात कर दी। क्या लानत है, यह क्या है? गार्ड घबराकर चीख पड़े। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कौन सी नई चाल है। अमन ने चमकती हुई रोशनी या उछलते हुए गोलों पर एक नजर भी नहीं डाली और बस आगे बढ़ता गया। उसकी निगाहें सामने की हवेली पर टिकी थीं, मानो वह अकेले ही बेफिक्र होकर टहल रहा हो। उसके चारों ओर की अराजकता उसे अप्रासंगिक लग रही थी। उसका ध्यान केवल आगे की इमारत पर था। उसके पीछे उसके रक्षक सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक उत्कृष्ट, अच्छी तरह से तेल से चलने वाली मशीन की तरह आगे बढ़ रहे थे, तथा खतरे का जवाब गणनात्मक दक्षता के साथ दे रहे थे। बेहोश होना बंद करो और इस कमीने को घसीट कर ले जाओ। उसे अंदर मत जाने दो, एक गार्ड चिल्लाया, जिससे सभी की घबराहट दूर हो गई।
इसके बाद अमन को पूरी तरह निहत्था देखकर उनमें से कुछ ने अपने खंजर निकाल लिए और उसकी ओर दौड़ पड़े। अमन के एक गार्ड ने पास आ रहे बैरक गार्ड की कलाई पकड़ ली और उसे तेजी से मरोड़ दिया तथा उसके बाद उसकी पसलियों पर घुटना मारा, जिससे वह चुपचाप नीचे गिर गया। एक अन्य ने अपने प्रतिद्वंद्वी को निहत्था करने के लिए तेजी से आगे बढ़कर उसे इतनी क्रूरता से जमीन पर गिरा दिया कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। क्या जैसे जैसे संघर्ष तीव्र होता गया, दर्द की कराहें फूटने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी अपनी भूमिका अच्छी तरह जानता हो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हो। एक गार्ड ने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंका, जो बैरक के सुरक्षाकर्मियों के चेहरों पर एक तेज रोशनी के साथ फटा, जिससे वे भ्रमित हो गए। जैसे ही वे लड़खड़ाते हुए पीछे हटे, अमन के आदमियों ने उनके पास आकर ताबड़तोड़ हमलों और पकड़ को कमजोर करने वाले हथकंडों से अपने विरोधियों को ढेर कर दिया। अपने आसपास बढ़ती अराजकता के बावजूद अमन अपनी धीमी, संयमित गति जारी रखे हुए था और एक बेचैन कर देने वाला शांत व्यवहार दिखा रहा था, जो आसपास की हिंसा के बिल्कुल विपरीत था। उसके उदासीन व्यवहार के कारण क्रूर हिंसा नजरअंदाज लग रही थी, क्योंकि उसकी निगाहें आगे की ओर स्थिर और अविचल थीं। चलते रहो, उसने धीमे, निर्दयी स्वर में निर्देश दिया। मेरे रास्ते में कोई बाधा मत छोड़ना। जैसे ही अमन और उसके आदमी हवेली में दाखिल हुए, बैरक के पहरेदारों ने फिर से इकट्ठा होकर सीढ़ियों पर एक रक्षात्मक रेखा बनाई और गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन एक बार फिर यह बेअसर हो गया, क्योंकि अमन की प्लाज्मा शील्ड सक्रिय हो गई, जिसने उसके आदमियों के आगे बढ़ने पर गोलियों के हमले को आसानी से रोक दिया और उसे शरीर की एक अटूट दीवार से ढक दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि उसका रास्ता अबाधित रहे। अमन के दो आदमियों ने पहली रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को बड़ी ही कुशलता से सीढ़ियों से नीचे घसीट दिया। एक ने एक गार्ड को रेलिंग से इतनी जोर से टकराया कि उसकी हड्डियां हिल गईं, जबकि दूसरे ने इतनी जोर से वार किया कि उसका प्रतिद्वंद्वी बिना आवाज किए ही धराशायी हो गया। कुछ गार्ड डोमिनो की तरह गिर पड़े, आदेश चिल्लाने लगे और अमन की प्रगति को धीमा करने की उम्मीद में गलियारों में पीछे हट गए। हालांकि अमन के पहरेदारों की एक और लहर ने उनका सामना किया, जो पहले से ही उनके चारों ओर मंडरा रहे थे और उनके बचने के हर रास्ते को रोक रहे थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे घिर गए हैं, उनके चेहरों पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। एक पहरेदार ने आखिरी कोशिश में अमन पर आखिरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन अमन के बगल में खड़ा एक पहरेदार आगे बढ़ा और प्लाज्मा शील्ड से गोली को रोककर एक तेज, हड्डी तोड़ देने वाला वार किया, जिससे हमलावर अशक्त हो गया। धमाका! अमन के घूंसे ने रास्ते में आने वाले कई लोगों को उड़ा दिया और कमरे में एक जोरदार बिजली की लहर गूंज उठी। यह जोर एक तेज गड़गड़ाहट की तरह था, जिसने सबको चौंका दिया और इसके प्रभाव से वे कांप उठे। तुम्हें इसमें मजा आ रहा है ना? अरोरा की चिढ़ाने वाली आवाज अमन के कानों में गूंजी। अमन के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। जाहिर है मुझे पसंद है। कौन सा आदमी दिखावा पसंद नहीं करता? उसका लहजा मजेदार था, उसकी निगाहें ठंडी। बस मुझे एक शांत प्रवेश द्वार की कमी खली। बेहतर होता अगर यह पूरी जगह तबाह हो जाती और आग में जल जाती। एक सही नाटकीय प्रवेश द्वार। अमन के शब्दों ने अरोरा को आह भरने पर मजबूर कर दिया और वह पुरुषों और उनकी कल्पनाओं के बारे में सोचने लगी। इसके बाद अमन ने अपने धीमे कदम पुनः शुरू कर दिए, जबकि उसके गार्ड भी उसके साथ थे। वे हवेली में जितना अंदर घुसते गए, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा हताश होता गया। बैरक के बचे हुए पहरेदार बेरहम थे, गोलियों की बौछार करते हुए और हताशा में हर संभव बचाव का तरीका अपनाते हुए। लेकिन उनके हर प्रयास का अमन के आदमियों ने डटकर सामना किया और सटीक जवाबी कार्रवाई की। अमन की गति बमुश्किल धीमी हुई थी, खून से सने गलियारों और बिखरे शवों से एक बेचैन कर देने वाली शांति के साथ आगे बढ़ रहा था, मानो हिंसा के बीच वह छूता हो। अरोरा की आवाज उसके कानों में गूंजी, लगभग चिढ़ाने वाली। बैरक के गार्ड काफी वफादार लगते हैं, क्या आप सहमत नहीं होंगे, सर? प्रतिक्रिया में अमन के होंठ थोड़े मुड़ गए, उसकी निगाहें सामने टिक गईं। वफादारी? हाँ, वे ऐसे व्यक्ति के प्रति काफी वफादार हैं जो अभी तक मुखिया नहीं बना है। मानो उसके शब्दों को विराम देने के लिए एक पहरेदार परछाई से उसकी ओर झपटा और अमन को चौंका देने की कोशिश करने लगा। लेकिन पल भर में ही अमन के एक आदमी ने उसे रोक लिया। हमलावर की बांह उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दी और उसे बेरहमी से काबू में कर लिया, उसे संघर्ष करने का भी मौका नहीं दिया। अमन की बाकी टीम अरोरा के रणनीतिक मार्गदर्शन में भूतों की तरह गलियारों से गुजरी। बैरक पहरेदारों के पास कोई मौका नहीं था, वे उचित बचाव करने के लिए प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते, उससे पहले ही उन्हें मार गिराया गया। अंततः बैरक के सुरक्षाकर्मियों के अंतिम समूह ने नाथनियल के अध्ययन कक्ष के बाहर अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश की तथा अपनी राइफलों को निकट आ रहे दस्ते पर तान दिया। उनके चेहरे गंभीर और दृढ़ थे।
अमन के आदमियों ने बिना समय गंवाए धुएं के गोले फूटने लगे, जिससे पूरा इलाका एक घने आवरण में ढक गया और पहरेदारों की नजर धुंधली पड़ गई। फिर वे समन्वित सन्नाटे में आगे बढ़े। जल्द ही संघर्ष की दबी हुई आवाजें हवा में गूंजने लगीं और बचे हुए पहरेदार एक एक करके मारे गए, जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए और इस तरह झड़प का अंत हो गया। फिर जैसे ही धुआं छटा, अमन बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। उसके कदम शक्तिशाली और अडिग थे। वह अपने ही पहरेदारों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा और अपने रास्ते में खड़े आखिरी 2 आदमियों पर एक तेज जबरदस्त प्रहार किया, जिससे वे एक तरफ गिर पड़े। आगे बढ़ते हुए उसका चेहरा ठंडा और संयमित रहा। आखिरकार अमन नथानिएल के अध्ययन कक्ष के भारी लकड़ी के दरवाजों तक पहुंच गया। पहरेदारों का कभी भयावह प्रतिरोध अब उसके पीछे बिखर गया था। बैरेट हवेली पूरी तरह से शांत हो गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दरवाजे धकेले और अंदर कदम रखा। नथानिएल अपनी मेज के पीछे बैठा था। उसके चेहरे पर सदमे और गुस्से का मिला जुला भाव था, लेकिन अमन ने उसकी नजरों का सामना बर्फीली अटल निगाहों से किया। उसके चेहरे पर निर्मम शांति का मुखौटा था। वह रुका, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और उसने भारी सन्नाटा तोड़ा। क्या आप अपने प्यारे दामाद का स्वागत ऐसे करते हैं? नथानिएल बैरेट के विशाल अध्ययन कक्ष में सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो उसे तोड़ने की हिम्मत करने वाली किसी भी आवाज को दबा देगा। नथानिएल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और आखिरकार अपने सामने बैठे उस आदमी को गौर से देखा। उसने इस युवक से जुड़ी फाइलें, तस्वीरें और रिपोर्टें देखी थीं, लेकिन उसे आमने सामने देखना एक अलग ही बात थी। अमन की उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी, यहाँ तक कि डरावनी भी, जो किसी भी तस्वीर में कैद नहीं की जा सकती थी। लेकिन उसकी तीखी निगाहों के नीचे नथानिएल की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अब उसे समझ आ रहा था, शायद बहुत अच्छी तरह, कि उसकी प्यारी बेटी सूरी इस आदमी पर क्यों फिदा हो गई होगी। उसके आकर्षक चेहरे, अदम्य आकर्षण और शांत आत्मविश्वास में ऐसा आकर्षण था जिसका विरोध शायद ही कोई कर पाता। नथानिएल का जबड़ा कस गया और उसके विचार एक सनकीपन से भर गए। जाहिर है, इस खूबसूरत कमीने ने जरूर उसे अपने चेहरे से बहकाया होगा, उसने सोचा, लगभग अनिच्छा से अपने दुश्मन की प्रशंसा करते हुए। जब उसकी झुंझलाहट कम हुई तो वह आगे झुका। उसकी आवाज बर्फ जैसी थी और उसने अमन को चुनौती दी। तो बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि सूरी तुमसे प्यार करती है और तुम्हारी रक्षा करती है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे घर में घुसने के लिए लड़ सकते हो? तुम खुद को असल में समझते क्या हो? अमन ने एक हल्की सी हंसी निकाली, फिर अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ देखा। उसके सहायक ने एक त्वरित सिर हिलाकर उसे एक टैबलेट थमा दिया। उसका व्यवहार ठंडा और अडिग था। अमन ने कई फाइलों पर क्लिक किया, फिर बिना कुछ कहे टैबलेट नथानिएल को दे दिया। देखो, अमन ने आदेश दिया। उसकी आवाज शांत लेकिन तीखी थी, जिसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। नथानिएल झिझका, उसके चेहरे पर शक की झलक दिखी, लेकिन उसकी जिज्ञासा जीत गई। उसने टैबलेट लिया और देखने लगा। जैसे ही उसने सुर्खियां देखीं, उसकी सांसें थमसी गईं। तस्वीरें, आरोप, निहितार्थ, सब कुछ वहां था, बेबाकी से, विस्तार से। स्क्रीन पर आरोप प्रत्यारोप और क्रूर गपशप की बौछार हो रही थी, जिसमें उसकी बेटी को बेहद घटिया छवि में दिखाया गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका गुस्सा उसके अंदर उमड़ रहा था, उसके माथे पर नसें उभर आई थीं। आप यहाँ आराम से बैठे रहें, अमन की आवाज अचानक मजाकिया और बेहद गंभीर होकर बोली, जबकि आपकी बेटी भेड़ियों के सामने फेंक दी गई है। अज्ञानता आपको शोभा नहीं देती, मिस्टर बैरेट। उसने धीरे से ताली बजाई, उसकी आवाज में मजाक की बू आ रही थी। आप कितने अच्छे पिता हैं। ये शब्द नथानिएल के अहंकार को गहरी चोट पहुंचा रहे थे। उसकी नजर अपने सेक्रेटरी अर्नोल्ड पर पड़ी, जो चुपचाप उसके पास खड़ा था और बढ़ते डर के साथ इस दृश्य को देख रहा था। नथानिएल का गुस्सा और बढ़ गया, उसकी आवाज में गर्जना आ गई। अर्नोल्ड, इसका क्या मतलब है? मुझे इसकी खबर कैसे नहीं थी? तुम्हें पता है कि सूरी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हमारी एक पूरी टीम लगी हुई है, फिर भी तुमने मुझे इस गड़बड़ी के बारे में नहीं बताया। अर्नोल्ड का चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हट गया, मानो काश वह परछाई में विलीन हो जाता। सर, मैं माफी चाहता हूँ, सच में मैं शेड्यूल और दूसरे कामों में व्यस्त था, मुझे पता ही नहीं चला। व्यस्त? इतने व्यस्त कि आपने मेरी बेटी से जुड़ी हर बात बताने के सीधे आदेश को नजरअंदाज कर दिया। नथानिएल का गुस्सा भड़क उठा और उसने अर्नोल्ड की बात बीच में ही रोक दी। सर, मुझे बहुत खेद है। इससे पहले कि अर्नोल्ड कोई और बहाना बना पाता, अमन की ठंडी और तीखी आवाज हवा में गूंजी, बस करो ये दयनीय बहाने। उसकी नजर अर्नोल्ड पर बिना पलक झपकाए टिकी थी, मानो उस आदमी के हर झूठ को देख रहा हो। सच बोलो, अर्नोल्ड ने
घबराई हुई आंखें अमन और नाथनियल के बीच घुमाते हुए निगल लिया। सच, वह बुदबुदाया, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। अमन आगे झुका, उसकी नजरें अर्नोल्ड से हटी नहीं। सच यह है कि तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुमने उसे किसी को नहीं बताया। अर्नोल्ड साफ तौर पर सिहर उठा, अपने हाथों को भींचते हुए जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैं, कसम से, मुझे पता ही नहीं था। मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं छिपाऊंगा जिससे मिस सूरी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। अमन की भौहें तन गईं, उसकी आवाज खतरनाक ढंग से धीमी हो गई। क्या आप चाहेंगे कि मैं मिस्टर बैरेट को दिखाऊं कि आपको कितनी बार पता नहीं चला? अमन की धमकी का बोझ जैसे ही अर्नोल्ड पर पड़ा, उसका चेहरा भूतिया सफेद पड़ गया। वह जड़वत खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा था। अर्नोल्ड ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की और शांत भाव से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, सर। आपका क्या मतलब है? अमन का चेहरा बर्फ सा हो गया, उसकी नजरें नथानियल की ओर मुड़ गईं। इतना कुछ गड़बड़ हो गया है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है तुम अपने ही लोगों पर काबू नहीं रख सकते, मिस्टर बैरेट। आलोचना से नथानियल का चेहरा कठोर हो गया, उसका अभिमान आहत हुआ। लेकिन इससे पहले कि अर्नोल्ड हकलाकर कोई बचाव कर पाता, अमन आगे बढ़ गया, हवा के झोंके की तरह तेज। एक क्षण में वह अर्नोल्ड के सामने प्रकट हुआ, जिससे नाथनियल चौंक गया और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली तथा उसे मेज पर पटक दिया। तुम सचमुच बेकार हो, अमन गुस्से से गुर्राया। उसकी पकड़ अर्नोल्ड की गर्दन पर कसती गई, वह हौंफने लगा और घुट गया, उसका चेहरा पीड़ा से मुड़ गया। अमन के इशारे पर उसके आदमी आगे बढ़े और नथानियल के सामने मेज पर दस्तावेजों और रिकॉर्ड का ढेर रख दिया। जरा देख लो, अमन ने अर्नोल्ड को छुड़ाते हुए कहा, जो जमीन पर गिर पड़ा था और अपना गला पकड़े हुए हाँफ रहा था। इन फाइलों में सारे कॉल लॉग और रिकॉर्ड हैं, सब कुछ सबूत है कि तुम्हारे कर्मचारी क्या क्या छिपा रहे हैं। नथानियल ने कागज छीन लिए, सबूतों की जांच करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हर पन्ना पढ़ते हुए उसका चेहरा काला पड़ता गया, एक कठोर, खतरनाक भाव उसके चेहरे पर छा गया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपने बेटे ने सूरी की जान खतरे में डाल दी है? अमन की आवाज में घृणा थी। आप सिर्फ लापरवाह नहीं हैं, एक पिता के तौर पर भी आपने उसे निराश किया है। वह पीछे झुक गया और अर्नोल्ड की ओर एक उपेक्षा भरी नजर डाली, जो अभी भी जमीन पर कांप रहा था। नथानियल ने अर्नोल्ड की ओर देखा, उसकी आवाज गुस्से से तीखी थी। चले जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। महोदय, मैं छुट्टी। अर्नोल्ड ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन नाथनियल की तीखी निगाहों ने उसे चुप करा दिया। अंततः वह कमरे से बाहर निकला, उसका सिर झुका हुआ था और नथानियल अमन की ओर मुड़ा। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और तनाव हवा में घुलता रहा। आखिरकार नथानियल ने चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज गुस्से से उबल रही थी। तुमने अपनी बात कह दी, अमन। सूरी की सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन यह मत सोचो कि तुम मेरे घर में घुसकर मेरे डंडे फाड़ सकते हो और मुझे उपदेश दे सकते हो। सूरी मेरी बेटी है और मैं उसकी रक्षा करूंगा। मेरी रक्षा करो। क्या तुम में जरा भी शर्म है? अमन ने घृणा से थूका, जिससे नथानियल को गुस्सा आया, लेकिन इस स्थिति को स्वीकार करने के बाद वह क्या उम्मीद कर सकता था। नथानियल की मुट्ठियां भींच गईं, उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन अमन जोर लगाता रहा। उसके होंठ हल्के से मजाकिया मुस्कान में बदल गए। तो साबित करो, उसने शांत लेकिन साहसी स्वर में कहा। मुझे दिखाओ कि तुम कार्रवाई करोगे। उन लोगों को चुप कराओ जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वरना मैं कर दूंगा। दोनों अडिग पुरुषों के बीच एक और आवेशपूर्ण मौन खींच गया। आखिरकार नथानियल ने एक संक्षिप्त सिर हिलाया, उसका चेहरा कठोर था और उसकी आंखों में अनिच्छा से स्वीकृति झलक रही थी। अमन की निगाहें स्थिर रहीं, उसकी आंखें दृढ़ आत्मविश्वास से चमक रही थीं। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी आवाज धीमी और अधिकार से भरी हुई थी। और हाँ, अगर मैं जबरदस्ती यहाँ घुस आया तो तुम क्या कर पाओगे? मेरे सामने तो तुम बस एक बेबस आदमी हो। उसकी नजरें नहीं डगमगाईं, हर शब्द एक जानबूझकर किया गया ताना था। मेरे धैर्य को दया मत समझना, मैं इसे नाजुक तरीके से संभालना चाहता हूँ क्योंकि सूरी यही चाहती थी। नथानियल का जबड़ा कस गया, अपमान का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ गया, लेकिन अमन बेफिक्र होकर बोलता रहा। पॉल और रेना अब भी इसलिए नहीं है क्योंकि वे रहने लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सूरी नहीं चाहती थी कि कोई नतीजा निकले। वह जानती थी कि अगर उन्हें हटा दिया गया तो सारा बोझ उसी पर पड़ेगा। और फिर आप उसे बैरेट का उत्तराधिकारी बनाने पर तुले होंगे, है ना? लेकिन उसे इस विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, और खासकर तब जब सारे बड़े बुजुर्ग अपनी उम्मीदों और मांगों से उसे परेशान करने के लिए तैयार बैठे हैं। नथानियल ने नीचे देखा और चुपचाप अमन के शब्दों को सुनता रहा।
इसके अलावा अमन ने अपनी आवाज धीमी लेकिन तीखी करते हुए कहा, मेरा निगम पहले से ही विशाल है। जल्द ही मैं हर संभव उद्योग में पैर जमा लूंगा। अगर सूरी चाहती है कि कोई कंपनी चले तो पूरी अगली पीढ़ी उसकी उंगलियों पर होगी। उसे उस बोझ की जरूरत नहीं है जिसे आप पारिवारिक विरासत कहते हैं, और यही वजह है कि वह इन सब से इतनी निराश है। अमन सीधा हुआ और नथानिएल की ओर देखते हुए उसके हाव भाव में अंतिमता का भाव था। एक दिन उसने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें इस गंदगी को साफ करने के लिए एक दिन देता हूं। अगर तुम नहीं। उसने आंखें सिकोड़ ली, एक खतरनाक धार उसके चेहरे पर सख्त हो गई। दुनिया नेक्स्ट जेन के पीछे के आदमी की ताकत को पहली नजर में देखेगी। वह दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने के लिए रुक गया। उसकी आवाज एक घातक स्वर में गिर गई, और अपने कुत्तों को नियंत्रण में रखना प्यारे ससुर जी। मुझे आपका काम संभालना पसंद नहीं, क्योंकि इससे मेरी पत्नी की शांति को खतरा है। अमन के जाने के बाद कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिससे नथानिएल अपने विचारों में खोया रह गया। अमन की चेतावनी का बोझ उसके मन में बना रहा, जो उसकी अपनी कमियों और उसके परिवार में बदलती सत्ता की गतिशीलता की स्पष्ट याद दिलाता था। वह जानता था कि अमन का प्रभाव कोई दिखावा नहीं था। नेक्स्ट जेन की पहुंच बहुत बड़ी थी, और अमन के पास अपनी धमकियों को पूरा करने के लिए संसाधन और इच्छाशक्ति दोनों थे। गहरी सांस लेने के बाद नथानिएल ने खुद को संभाला और दरवाजे की ओर मुड़ा। उसका मन परस्पर विरोधी भावनाओं से भरा हुआ था। अमन ने अपनी कमियां उजागर कर दी थी, जिन्हें वह अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने अर्नोल्ड पर भरोसा किया था, जिससे पॉल और रेना अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और विघटनकारी उपस्थिति के बावजूद एक दूसरे के करीब रह पाए। अब अपने घर और विरासत पर उसके नियंत्रण में दरारें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थीं। उसने एक बटलर को बुलाया, उसकी आवाज ठंडी और अडिग थी। अर्नोल्ड को तुरंत मेरे पास लाओ, और परिवार परिषद को फोन पर बुलाओ। उन्हें हाल की घटनाओं के बारे में सुनना है। थोड़ी देर बाद अर्नोल्ड कमरे में दाखिल हुआ। वह पहले हुई मुलाकात से कांप रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने हकलाते हुए माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन नथानिएल ने उसे तीखी नजरों से रोक दिया। बस अर्नोल्ड, तुमने मुझे निराश किया है, और उससे भी बुरी बात यह है कि तुमने सूरी की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? अर्नोल्ड ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके बहाने उसके गले में ही मर रहे थे। इस क्षण से अपने कर्तव्यों से मुक्त समझो, नथानिएल ने ठंडी और संयमित आवाज में कहा। जिस धैर्य के लिए वह जाना जाता था, उसकी जगह अब एक संयमित क्रोध ने ले ली थी। अभी चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना बचा खुचा संयम भी खो दूं। बिना एक शब्द कहे अर्नोल्ड मुड़ा और चला गया। उसके कंधे झुक गए, क्योंकि उसे अपनी बर्खास्तगी की गंभीरता का एहसास हो गया था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नथानिएल का ध्यान पॉल और रेना के बढ़ते मामले की ओर गया। जिम्मेदारी का बोझ, परिवार के प्रति वफादारी और एक गहरी निराशा ने उसे झकझोर दिया। अमन के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, कठोर लेकिन नकारे नहीं जा सकने वाले। उसने अपने परिवार के अंदरूनी झगड़ों को बढ़ने दिया था, ये सोचकर कि वह उन्हें काबू में रख सकता है, लेकिन ऐसा करके उसने सूरी को निराश किया था। नथानिएल का जबड़ा भींच गया और उसने चुपचाप व्यवस्था बहाल करने की कसम खाई। अपना फोन निकालकर उसने जल्दी सोच समझकर कई कॉल करने शुरू कर दिए। कुछ ही घंटों में पॉल और रेना का आमना सामना कराने की तैयारी शुरू हो गई। उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके हाल के कामों की जांच की जाएगी, और उन्हें बिना किसी दया के उनके विश्वासघात का पूरा अंजाम भुगतना होगा। पहली बार नथानिएल कमजोरी या चालाकी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे जैसे रात बीतती गई, उसे अपने फैसलों का बोझ अपने कंधों पर भारी पड़ता महसूस हुआ। वह हमेशा से अपने घर का मालिक रहा था, लेकिन आज रात अमन की चेतावनी ने उसे गहराई से प्रभावित किया था। किसी न किसी तरह बदलाव तो होना ही था। या तो वह बैरेट परिवार को उसकी पुरानी ताकत लौटाएगा, या फिर अमन को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेते हुए उसे अपनी छवि में ढालते हुए देखने का जोखिम उठाएगा। हालांकि नथानिएल का अभिमान इस विचार का विरोध कर रहा था, फिर भी वह समझ गया था कि उसकी स्थिति अजेय नहीं है। अमन ने इस बात को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया था।